बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे जस्टिस अतर मिनल्ला, सुप्रीम कोर्ट के जज। उन्होंने आज डिटेल्ड ऑर्डर दिया, तफसीली फ़ैसला दिया। जो पहले उन्होंने शॉर्ट ऑर्डर दिया था जिसमें उन्होंने डाइसेंट किया था, उसका आज तफसीली फ़ैसला आ गया। और ये फ़ैसला आने की देर थी कि उसके कुछ देर बाद मरियम औरंगज़ेब को आपने सुना होगा, वो मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर बैठ के मीडिया टॉक कर रही थी और इस फ़ैसले की बुनियाद पर उन्होंने फिर बहुत सारी बातें की और उन्होंने ऐसे इस फ़ैसले को प्रेजेंट किया है जैसे खुदा न खास्ता ये कोई आसमानी सहीफ़ा उतर आया है। और पहले 3 जज साहिबान ने जो फ़ैसला सुनाया था जिसके अंदर 3-2 है, वो कुछ और ही चीज़ है। मतलब कि बिल्कुल ही इस फ़ैसले को तो ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं जस्टिस अतर मिनल्ला का, चाहे फ़ैसला ये इससे पहले मंसूर अली शाह साहब का फ़ैसला है। इन फैसलों को ये हुकूमत ऐसे प्रेजेंट कर रही है कि जैसे पता नहीं ये कितने सीक्रेट किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये कोई आसमानी सहीफ़ा खुदा न खास्ता जैसे कोई उतर आया आसमान से और इस फैसले में लिखी गई एक एक बात ऐसे मोतियों में पिरोई हुई है और क्या ही ज़बरदस्त है। और अगर आइन को और कानून को कोई समझता है तो इसी फैसलों में वो झलकता है कि वो लोग समझते हैं। और बाकी जो 3 जज साहिबान हैं इस हुकूमत के बकौल, वो तो पता नहीं क्या क्या कुछ हैं और वो कितने गलत हैं और वो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हैं और उनके खिलाफ रेफरेंस दाखिल होना चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और उन्होंने खुद तौहीन अदालत कर दी है। ये कल मौलाना फजलुर रहमान के बेटे ने भी कहा, जो कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट भी हैं। तो ये इस हुकूमत का कॉन्डक्ट है, ये इस हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट में। और दिस इज रियली वेरी अनफॉर्चुनेट कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तकसीम है और ये फैसला मैंने जब देखा है तो ये बड़ा अफसोसनाक है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई है देख के, क्योंकि इस तरह का इख्तलाफ, इस तरह के फैसले, इस तरह की बातें। और मैं क्यों कह रहा हूं कि मुझे अफसोस हुआ और ये अफसोसनाक है, इसको मैं बाकायदा तौर पर डिटेल में अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर अदारा के जज वर्सेस जज हो गया, जजेस वर्सेस जजेस हो गए, तो उसका फैसला सर्टनली फिर पॉलिटिशियंस होता है। अब इस फैसले में तकरीबन जो मैं देख रहा हूं कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को बड़ा दुख है, उन्हें बड़ा अफसोस है। उन्हें अफसोस इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा हुई है। और ये शुरू में ही वो कह रहे हैं कि कोई जब सियासी मामला कोई अदालत में आता है तो सियासतदान कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा ही हार जाता है। जब भी कोई सियासी मामला अदालत के अंदर आता है सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप करती है। अच्छा, मैं हैरान इस बात पे हूं कि ये मामला अदालत में आने से क्या ऐसी बात हो गई जिससे सुप्रीम कोर्ट हार गई। मतलब कि पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है, बल्कि इसी वजह से समझ नहीं आ रही है क्योंकि मंतक ही गलत है मेरे हिसाब से, मेरी कानूनी राय में, कि वो कह रहे हैं कि सियासी मामला, भाई ये आईनी मामला है, कानूनी मामला है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब के 12 करोड़ आबादी का राइट टू वोट एक्सरसाइज करने का मामला है, ये फंडामेंटल राइट का मामला है। तो इसको कैसे, मतलब कि जो जज साहिबान कह रहे हैं, अतर मिनल्ला साहब ने जो कहा है कि ये सियासी मामला है, सियासी तनाज़ात में सुप्रीम कोर्ट को नहीं डलना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के पास कोई डिस्क्रेशन नहीं है, सवाबदीद नहीं है। लेट मी टेल यू, लेट मी बी वेरी फ्रैंक एंड क्लियर एंड कैटेगोरिक ऑन दिस, कि आपकी मर्जी नहीं होती है कि आप कहें जी कि मैं इस तनाज़े में नहीं डलूंगा, इस तनाज़े में नहीं डलूंगा। 184(3) है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द, ठीक है, सवाबदीद इस हद तक है कि खुद नोटिस लेना है या नहीं लेना। लेकिन फिर मैं ये सवाल उठाता हूं कि वो सवाबदीद एक्सरसाइज करने का कोई तो क्राइटेरिया होगा ना सर, कोई तो फॉर्मूला होगा कि ये पूरा होता है। वो 2 ही बातें हैं ना। पहली बात यह है कि मुफाद आमा का केस होना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस होना चाहिए। 12 करोड़ लोगों की राइट टू वोट का एक्सरसाइज करने का केस है, तो ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का नहीं है सर। दूसरी बात, वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट। तो अगर आइन कह रहा है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात के जरिए से पंजाब के 12 करोड़ लोगों को राइट टू वोट एक्सरसाइज करने का हक है और उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो क्या ये वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट नहीं है? ये 2 ही बातें हैं ना 184(3) में, कि ये 2 चीजें अगर पूरी होती है तो फिर खुद नोटिस लिया जा सकता है। अब यहां पे अगर कोई जज साहब अगर ये फरमाए कि ये सियासी मामला है क्योंकि एक तरफ पीडीएम की 13 जमातें हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर नहीं डलना चाहिए, हमें इससे पीछा रहना चाहिए, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। आप इसीलिए जज बने हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के मेंबर हैं, जज हैं, वहां पर जाकर बैठे हैं, बिकॉज यू हैव टू प्ले योर रोल व्हेन रिक्वायर्ड, यू हैव टू हेल्प
एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू टेक दिस कंट्री आउट ऑफ द क्राइसिस। कोई लीगल क्राइसिस है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना किरदार तो अदा करना है। अब यह बात दुरुस्त है कि किरदार अदा करने के नाम पे माजी में बहुत सारे ऐसे फैसले आए हैं जो कि गलत थे, जो मुतनाज़िया थे, जो नहीं, लेकिन किरदार अदा करने के नाम पे आए हैं और वो हुए। नजरिया जरूरत, हर चीज वो अपनी जगह पे। तो मैं सिर्फ इस चीज को की वजह से मुझे अफसोस हुआ है ये फैसला देख के। एक तो मुझे अफसोस इस बात का है कि ये किस्तों में क्यों आ रही हैं भाई चीजें। पहले एक शॉर्ट ऑर्डर आया, उसके बाद उसका डिटेल्ड ऑर्डर मंसूर अली शाह साहब ने दे दिया जब ज़रूरत मतलब कि उन्हें महसूस हुई तो उन्होंने दे दिया। अब जब ये 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया 14 मई का, तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने भरपूर वजाहत कर दी अपने डिटेल्ड ऑर्डर में, और वो एक तफसीली फैसला, मतलब कि तफसीली कितनी देर होगी शॉर्ट ऑर्डर को, कितनी देर होगी, अब तफसीली फैसला। ये टाइमिंग मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये क्यों हो रहा है कि पहले एक जज का डिटेल्ड ऑर्डर आता है, फिर दूसरे जज का डिटेल्ड ऑर्डर आता है, और वो एक टाइमिंग पे आ रहा है। तो वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है ऐसे। इस तरह से नहीं होना चाहिए, मुनासिब नहीं। दूसरा बात कि जो मैंने आपसे कह दिया कि जी ये वाला जितना भी जस्टिस अतर मिनल्ला का इसके अंदर कंसर्न है कि उन्हें बड़ी इस चीज़ की दुख है, तकलीफ है, अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा हो गई और ये हो गया और वो हो गया। मैं इस वजह से हैरान हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा होने की बात है, ये जस्टिस साहब को सिर्फ तभी क्यों लग रही है कि जब मतलब कि इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कहा कि 14 मई को हो जाए इलेक्शंस, तो ये आइन के मुताबिक, आर्टिकल 224 के मुताबिक है। जब हुकूमत वक्त का एक मेंबर आपके मौजूदा सिटिंग चीफ जस्टिस को ये बोले रिजाइन, तो क्या तब सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा नहीं होती? क्या तब सुप्रीम कोर्ट पे बतौर इदारा उंगली नहीं उठ रही है? जब वो बोले कि या तो रिजाइन या फिर फुल कोर्ट बना, या रिजाइन करो या फुल कोर्ट बनाओ, क्या वो दुरुस्त है? आज मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट कर दिया कि चीफ जस्टिस रिजाइन करें। आज उन्होंने ट्वीट किया कि चीफ जस्टिस रिजाइन करें। कल मौलाना फजलुर रहमान के बेटे उन्होंने कहा कि अदालत ने खुद तौहीन अदालत कर दी है और हम पे भी तौहीन अदालत लगा दो, कर दो, अगर जो भी करना है हम फेस करेंगे, ये पार्लियामान नहीं मानेगा। और फिर जिस तरह से उन 3 जजों के ऊपर बाकायदा तौर पर मुनज्जम सोचे समझे तरीके से बातें आगे पेश की गई हैं, क्या उसमें किसी किस्म का कोई कंट्रोवर्सी का एलिमेंट आपको नजर नहीं? या वो सब नेक नियति है, वो सब कुछ बड़ा नेक नियति से हो रहा है, दिल की अता गहराइयों से, सिद्ध के दिल से हो रहा है, मुल्क के वसीतर मुफाद में हो रहा है, रियासत को कहीं ऊपर ले जाने के लिए हो रहा है, उसमें कोई गलती है ही नहीं। तो ये अजीब बात है, ये मेरी समझ में नहीं आ रही। दूसरा ये है कि इसमें जो बातें हैं कानूनी तौर पे, एक तो वही उन्होंने कहा कि 184(3) जब हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था, मैं तो पहले कई दफ़ा आपको इस हवाले से अपना जो मेरी ज़ाती राय है उसे आगाह कर चुका हुआ हूँ कि जी 184(3) का स्पिरिट ये है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किसी भी फोरम पे कोई भी प्रोसीडिंग क्यों ना पेंडिंग हो, सुप्रीम कोर्ट अपनी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में उसको टेकअप कर सकता है। ये 184(3) का स्पिरिट है। और मैं इस वजह से इस मामले में चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के फैसले का हामी हूं, क्योंकि ये वो चीफ जस्टिस है। मैं वैसे नहीं कहता कि उमर अताब बंदयाल साहब के सारे फैसले दुरुस्त होंगे। मिसाल के तौर पे कुछ फैसले गलत भी हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हर गलती से पाक है, नहीं। मैं इस फैसले का इस वजह से हामी हूं कि ये वो चीफ जस्टिस है जिसने 184(3) की ज्यूरिसडिक्शन का बेरहमाना इस्तेमाल नहीं किया जब से चीफ जस्टिस बना है। अब आके किया इसने, और वो भी तब किया जबकि पूरा मुल्क में एक 2 सूबे उसके जो है वो एक बहरान की आग में झोंके गए कि जी वहां पे इलेक्शंस नहीं कराते, जो इलेक्शंस करवाने बनते हैं कानून और आइन की रूह से, तो वो झोंके गए। तो वहां पे जाके अगर उन्होंने अज़खुद नोटिस लिया और उस अज़खुद नोटिस के नतीजे में कानून के मुताबिक अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन दे दी कि भाई ये तुम्हारा काम है, ये कर दो ना, नहीं करोगे तो गलत है, तो इससे सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा होने की बात बनती नहीं है ना। फिर तो मतलब हर चीज से यूं हाथ उठा लेने चाहिए कि नहीं। और किसी को फांसी की सजा भी सुना दी तो जिसको सजा दे रहे हैं उसके घर वाले तो कहेंगे गलत फैसला, आप मुतनाज़ा हो जाएंगे, पीछे हो सकते हैं।
किसी रेपिस्ट को सजा सुना दी तो उसके भी घर वाले कहेंगे वो उस बीबी ने झूठा इल्जाम लगाया था, मुतनाज़ा हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट पीछे हो जाए। मैं मतलब कि आई डू अंडरस्टैंड एज अ लॉयर कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 185 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर इज अ डिफरेंस एंड 184(3 व्हिच इज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। वो फर्क है, लेकिन मैं ये वाज़ेह कर चुका हूं आपको कि मैं उस फर्क को जानकर अपने दलाइल दे रहा हूं कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सवाबदीदी इख्तियार का इस्तेमाल भी कुछ जगहों पर जस्टिफाइड है, और ये वो जगह है जहां पे जस्टिफाइड है। बहुत सारी माजी में ऐसी जगह आई थी जहां पे जस्टिफाइड नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वहां पे इस्तेमाल हुआ, हमने तब तनकीद की। आज भी अगर गलत होता है, यकीन करें मैं तनकीद करता इस बात पे कि ये क्या तरीका है। ये और बात है कि जब उस टाइम पे एक्टिव जुडिशल एक्टिविज्म हो रहा था तो बतौर वकील हम तो फिर भी कोई लिबर्टी ले जाते हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, और हमें कुछ वो तरीक़ाकार और अंदाज़े गुफ्तगू का भी ख्याल है, और नज़रियाती कानूनी इख्तलाफ कर जाते हैं और तनकीद कर लेते हैं। लेकिन आम आदमी तो बड़ा डरता था कि जी हम पे कंटेम्प्ट ना लग जाए, तौहीन अदालत ना हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो जस्टिस साहब का इतना तफसीली फ़ैसला है जिसमें वो हालत अफसोस में मुझे लग रहा है कि हैं कि जी बड़ा बुरा हो गया, ये लग रहा है मुझे ऐसा। तो उसमें फिर एक और चीज़ मिसाल के तौर पे जब जस्टिस साहब ये फरमाते हैं कि जी ये 184(3 की जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल इलेक्शंस के हवाले से सियासी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है और सुप्रीम कोर्ट इससे मुतनाज़ा हो रही है या हो सकती है या हो गई है या हो चुकी है या हो जाएगी, तो यहाँ पे इनका आर्ग्यूमेंट है। लेकिन जब जस्टिस साहब खुद ये बात करते हैं, उसी वक्त अगले कुछ पैराग्राफ्स में जब वो ये बात करते हैं कि जी वो असेंबली क्यों तहलील हुई थी, तो क्या वो सियासी नहीं है? मतलब कि एक तरफ आप कहते हैं कि इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन देना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सियासी बात है, जैसे सियासत में मुदाखलत के मुतरादिफ है और इसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ा होता है। तो फिर दूसरी तरफ क्या वो सियासत में मुदाखलत के मुतरादिफ नहीं है? यू कंसिस्टेंटली, एंड जस्टिस अतर मिनल्लाह पर्टिकुलरली इज कंसिस्टेंटली पॉइंटिंग आउट कि वो असेंबलियां तहलील हुई थी, तो वो असेंबलियां जो थी वो कैसे तहलील हुई थी, उसमें भी जाना चाहिए, उसमें भी देखना चाहिए। तो क्या वो सियासी नहीं है? मतलब कि आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं इसके अंदर, आप ये फरमाते हैं कि वो, ये पहले भी कई दफ़ा रिमार्क्स भी ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया ने, रिपोर्टर्स ने बताए कि जी जस्टिस साहब को ये लगता है कि जी वो चेक करें, असेंबलियों की तहलील के हवाले से भी बात होनी चाहिए कि एक फ़र्द वाहिद के कहने पे सियासी बुनियादों पे असेंबलियां क्यों तहलील हुई। तो फिर वो सियासी बुनियादों पे आप खुद कह रहे तहलील हुई, स्टे अवे फ्रॉम इट सर, एज पर योर आर्ग्यूमेंट। आप खुद कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट को सियासी मामलात से जरा दूर रहना चाहिए ताकि मुतनाज़ ना हो। स्टे अवे फ्रॉम इट सर, बट एट द सेम टाइम उधर आप जा रहे हैं, उसको आप कहते हैं कि उसके ऊपर आपका हक है बतौर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आपका हक है, इस पर बहस हो सकती है कि चीफ मिनिस्टर का इस्तेकाक है, आर्टिकल 112 कॉन्स्टिट्यूशन, वो अगर असेंबली को तहलील करना चाहते हैं वो तहलील कर सकते हैं, और इस हद तक वो इख्तियार है कि 48 घंटों में गवर्नर उस समरी को अगर अप्रूव नहीं करता, द असेंबली स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। ये कॉन्स्टिट्यूशन की वर्डिंग है। तो इसके ऊपर आप बहस करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आपका हक है, आप कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको दलाइल दिए जाएंगे कि 112 में हो सकती थी असेंबली तहलील, तो हो गई, और जो समझता है कि नहीं हो सकती तो वो आपको दलाइल देगा, और उसके बाद फिर उसके ऊपर आप अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। मैं उसके ऊपर क्लियर हूं कि असेंबली तहलील हो सकती थी, लेकिन जब आप इसके ऊपर अपना बात करने का हक रखते हैं और उसको एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर दूसरी तरफ जब इलेक्शंस की बात आती है वहां पर आप कहते हैं कि नहीं, यहां पे तो सुप्रीम कोर्ट को डलना ही नहीं चाहिए था क्योंकि सियासी मामला है। तो ये आर्ग्यूमेंट फिर दुरुस्त नहीं है ना, कि एक जगह पे आप कहें कि ये आर्ग्यूमेंट दुरुस्त है और दूसरी जगह पे आप कहें कि गलत है। या तो दोनों जगहों पे दुरुस्त है या फिर दोनों जगहों पे गलत है। तो ये है जी बात। लेकिन अब आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो भी मामलात हैं वो आपके सामने है। लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट
ऑफ पाकिस्तान का ये जो फैसला है और इसके बाद जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अब हुकूमत जिस तरह से इसको, अब मरियम औरंगजेब की मैं देख रहा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बैठ के मरियम साहिबा ऐसे, मरियम औरंगजेब की बात कर, ऐसे बोल रही थी जैसे पता नहीं क्या है और क्या, और इमरान खान और घड़ी चोर और फॉरेन एजेंट। यार क्या बातें करते हो यार, ये फॉरेन एजेंट है, लोग आगे पीछे उसके सदके बारी जा रहे हैं। अब तो मुझे मतलब कि तरस आता है आपके इस बयानिए पे, जिस तरह आप शक्ल बना के लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं फॉरेन एजेंट है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाजे हो गया। तो वो फॉरेन एजेंट जिसको कहते हैं उसके खिलाफ आज एक और FIR दर्ज हो गई है थाना रमना में। और ये जो डेवलपमेंट्स हैं इससे मुझे नहीं लग रहा अभी कि किसी किस्म के मुज़ाकरात की तरफ सूरत हाल जारी है या इस्टेब्लिशमेंट अपना कोई रोल प्ले कर रही है या करने के लिए तैयार है कि इस क्राइसिस को ख़त्म किया जाए। तो ये अफसोसनाक बात है। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।